Hi everyone, this is Manmohan Gupta. I'm recording the solutions of our live quiz 1. तो अगर आपने लाइव क्विज दी है तो आपने क्वेश्चंस पहले देखे होंगे, तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे हैं। अगर आपने नहीं भी लाइव क्विज दी है और खाली आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप अगर आपने आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को, बिकॉज आई हैव द क्वेश्चंस एंड आई विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस. So this was the first question of the quiz where we are talking about the power set. तो पहले हम देखें कि सेट ए बी सी है, इसका पावर सेट क्या होगा. पावर सेट मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट. अब ये मेरे 3 एलिमेंट हैं यहाँ पे ए बी सी. अब फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 3 एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2 क्यूब. इन जनरल फॉर्मूला इज 2 to the power n इफ सेट हैज़ n एलिमेंट्स. यहाँ पे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो मेरे 2 क्यूब 8 सबसेट होंगे. मैं आपको सब पावर सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ. पावर सेट का मतलब है सारे सबसेट इस कलेक्शन में आएंगे, पावर सेट में आएंगे. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट. तो 5 हो गया आपका, इसमें आपका एक सबसेट आएगा, एलिमेंट ए है, बी है. तो इस तरह से हम पावर सेट फॉर्म करते हैं. फिर आएगा आपका, इसमें ए बी हो सकता है, ये सारे सबसेट्स हैं. बी सी हो सकता है, सी ए हो सकता है. तो ये मैं लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. ये 8 एलिमेंट्स ये आपके पावर सेट में हैं. तो हमें एक तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं ये निकालना था इस क्वेश्चन में. तो ये मेरे कितने एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे मेरे 8 एलिमेंट्स आ गए. फिर मुझे यहाँ पे अब जो पावर सेट है उसका भी पावर सेट बनाएंगे. तो पावर सेट आपके सामने 8 एलिमेंट्स का, इसका पावर सेट इसके एलिमेंट्स लेके आपने बनाना है. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं. अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो इसका जो पावर सेट होगा, जो पी ऑफ पी ए होगा, पावर सेट ऑफ पावर सेट होगा, उसमें 2 to the power 8 एलिमेंट्स होंगे. तो आपको उसका सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के दिखा सकता हूँ. एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको कि क्या मतलब है, कौन सा सेट है ये. इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा हमें. तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इसमें इसके जो सबसेट होंगे, जैसे एक 5 होगा इसमें. फिर आपका राइट एक 5 तो होगा. हर 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 सेट का सबसेट होता है 5. एक 5 एलिमेंट लिया, फिर हमने ये वाला एलिमेंट लिया, इसके अंदर सबसेट में ये एलिमेंट है, तो सबसेट में ये एलिमेंट आ गया. इस तरह से एलिमेंट जाएंगे इसके अंदर. फिर मेरा बी होगा, सी होगा, इस तरह के इसके ये एलिमेंट्स हैं, इनको लेके मुझे पावर सेट बनाना है. तो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं, पावर सेट ऑफ ए. वी जस्ट हैव टू सी हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन दिस power set of A. There are 8 elements, so power set of A will have 2 to the power 8 elements. ये हमने यहाँ पे 2 to the power 8 ले लिया, राइट. सो यहाँ पे आ गया 8 आपका, और ये 2 to the power 8 आपका आ गया आपका 256. तो यहाँ से आपका 264 आंसर आ गया. दस दिस चॉइस 264, राइट. दोनों को ऐड करना है हमें. I'll move to the next question, second question of the quiz. Second question is a very straightforward question. We have two sets A and B. If you look at this set A, it has repetition of elements. अब सेट में एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते हैं. यहाँ पे A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, और 1 2 बार आ रहा है, नंबर 2 2 बार आ रहा है, नंबर 3 2 बार आ रहा है. तो पहले मैं काम करूँगा कि इनकी रिपीटिशन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ. 1 को एक बार लिखूँगा, 2 को एक बार लिखूँगा, और 3 को एक बार लिखूँगा, बिकॉज आई रिपीट, सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते हैं. अगर रिपीटेड हैं तो उनको वहाँ से हमें हटाना पड़ेगा. तो मेरा ये सेट बना है जिसको मैं आगे लेके चलूँगा. सिमिलरली सेट बी के अंदर मेरे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, तो मुझे वो रिपीटेड एलिमेंट्स हटाने होंगे. यहाँ पे 3 2 टाइम्स आ रहा है तो एक ही बार लेना है. 4 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार लेना है. 5 एक बार लेना है. 6 एक बार लेना है. सो नाउ आई हैव 2 sets A and B properly formed when repetition is removed. Now we have to form A cross B. और हमें A क्रॉस भी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. A क्रॉस भी होता क्या है, हम यहाँ से एलिमेंट पिक करता हूँ, मैं यहाँ से एलिमेंट पिक करता हूँ. तो इस तरह से मैं A क्रॉस B के अंदर मैं एलिमेंट्स को मैं जनरेट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर. तो 1,3 आएगा, यहाँ से 1,4 आएगा, यहाँ से 1 पिक किया, मुझे सबको लेना है. फिर 1,5 आ गया, 1,6 आ गया. इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B में, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ फिर 2 लिया मैंने, तो 2 के साथ 3 आएगा, गोज ऑन. बट अगेन वी डोंट नीड टू राइट A क्रॉस B, वी डोंट नीड टू लिस्ट डाउन A क्रॉस B, राइट.
हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं इसमें, ए क्रॉस बी में कितने हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर ए क्रॉस बी का आपको क्रॉस लेना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। सो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कब? पहले हमने रिपीटेड एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया वहाँ से, तब ये फॉर्मूला लगेगा। सो एन ए हमारा कितना गिवन है 3, और एन बी कितना है मेरा 4 है। तो 3 इंटू 4 12। सो दिस इज़ आवर आंसर 12। राइट, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था ये। बस ये है कि रिपीटेड एलिमेंट्स को हटा के तब हमें मल्टीप्लाई करना है। Now we have this question based on the compound sets. If A and B are two subsets of a universal set U, then what is the value of this? Right? What is, then how we have to simplify this. ये कंपाउंड हमने यहाँ पे सेट्स बनाए हैं, सेट्स को हमने कंबाइन किया है यूनियन, इंटरसेक्शन और एक कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इसका बेस्ट तरीका करने का, पहले आप जो कॉम्प्लीमेंट है आपका यहाँ पे, उसको अंदर ले जाओ डी मॉर्गन लॉ लगा के, कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जा रहा हूँ तो ए का भी कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इंटरसेक्शन का भी कॉम्प्लीमेंट होगा और आपका बी का भी कॉम्प्लीमेंट होगा। सो आई हैव टेकन दिस कॉम्प्लीमेंट इनसाइड द ब्रैकेट, एंड व्हेन आई टेक इट इनसाइड द ब्रैकेट आई हैव टू टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो मैंने जब कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले गया हूँ, मैंने ए का भी कॉम्प्लीमेंट लिया, यूनियन इंटरसेक्शन का भी कॉम्प्लीमेंट लिया और बी का भी कॉम्प्लीमेंट लिया। इन नेक्स्ट स्टेप विल सिंप्लीफाई दिस। ए इंटरसेक्शन, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, राइट। ये इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है, वो यूनियन हो गया। वो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इज़ यूनियन एंड यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज़ इंटरसेक्शन। और यहाँ से आपका ये बी कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। अब यहाँ से तो बेस्ट तरीका ऐसे करने का, क्या, वेन डायग्राम पे देखो। वेन डायग्राम पे सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को हमें यूनियन करना है, ऐड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर जो सारा पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके साथ मिलाना है हमें बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए है मेरा सेट, ये बी है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला सारा पार्ट करना है और दोनों को ऐड अप करना है। तो अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ गया, सिर्फ हमें सब कुछ आ गया, ये नहीं बचा, सिर्फ ये रह गया, बाकी एवरीथिंग इज़ देयर, राइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस हमें सिर्फ ये रह गया जिसमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। सिर्फ ये छोड़ के, जिसको मैं ये डॉट ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको छोड़ के पूरा पार्ट कवर हो गया है। एक ए का हमने बाहर ली, ए का हमने आउटसाइड लिया बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट था, बी का आउटसाइड लिया बिकॉज बी कॉम्प्लीमेंट था, और उनको हमने यूनियन कर दिया, मतलब उनको एडअप कर दिया। तो ये पार्ट छोड़ के जो दोनों का पार्ट है, राइट, जो ये दोनों का हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट छोड़ के जो ए इंटरसेक्शन भी है पूरा कवर हो गया। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, मुझे इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इस सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। मैंने ए ड्रॉ किया, ये है इंटरसेक्शन। देखो आप, मैंने ए को, मैंने यहाँ से आपको मैंने ये शेडिंग करी है ए को, और इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल शेडिंग करी है और जो वर्टिकल शेडिंग करी है, इनका इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है ये वाला, जो हमसे कहते हैं कि ए माइनस बी, ये पार्ट आ रहा है। देखो ये पार्ट बच गया, दोनों की इंटरसेक्शन ये आ रही है। जो हॉरिजॉन्टल शेडिंग करी है और वर्टिकल शेडिंग करी है, उनका कॉमन पार्ट लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन करना है। ए का इंटरसेक्शन इससे करना है। इसको हमने हॉरिजॉन्टल शेडिंग से ड्रॉ किया, इसको हमने वर्टिकल शेडिंग से ड्रॉ किया। जो कॉमन है वो ये पार्ट है विच इज़ ए माइनस बी, राइट, ए माइनस बी डिफरेंस। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके हमारा ए माइनस बी आंसर आता है डी। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना शुरू में आ तो हम सीधा भी देख सकते थे, आपको ये ज़रूरत नहीं थी करने की। यहाँ आपने देखा, आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है, ए का कॉमन पार्ट लेना है, किससे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। तो हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो इस क्वेश्चन में इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाओ, किसी और क्वेश्चन में फ़ायदा हो सकता है। इसको हम सीधा भी देख सकते हैं कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सारा पार्ट यहीं देख लेते सीधा। ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो छोड़ के बाकी सारा। फिर मुझे किससे करना है, मुझे ए से कॉमन पार्ट लेना है। मैं रेड शेडिंग से दिखा रहा हूँ, ये मेरा ए है, इससे कॉमन पार्ट लेना है। तो अब ब्लू शेडिंग और रेड शेडिंग का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, जिसको हम ओनली ए भी कहते हैं, जो ओनली ए है, ए में है, विच इज़
डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए माइनस बी, ए माइनस बी आ गया, तो सीधा हम ए माइनस बी कर सकते थे इसको। बाकी दूसरा एक अप्रोच ये भी है, अगर आपको ये प्रेफर करना है कि हमने इस वेन डायग्राम पे सारे सेक्शंस को मार्क कर दिया नंबर से, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ये रीजन 4 है। जो मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये मैंने पहले ये देखा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, अगर शेडिंग नहीं करनी तो रीजन मार्क कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 2 को छोड़ के बाकी सारा पार्ट आ रहा है, 1+3+4 आ रहा है, ये 3 रीजन आ रहे हैं 2 को छोड़ के। ये समझना तो पड़ेगा इवेंट के आपको, कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी हटा के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट सारा, बट छोड़ के इंटरसेक्शन बी, ये 3 आ रहे हैं। ए क्या है, ए मेरे ए 2 से बना हुआ 1+2, ये ए क्या है 1+2, रीजन 1 एंड रीजन 2, ये रीजन 1 है, रीजन 2 है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट देखना है, तो कॉमन पार्ट क्या है इनका, जो दोनों में आ रहा है कॉमन पार्ट, रीजन 1 आ रहा है कॉमन पार्ट, तो रीजन 1 क्या है, ए माइनस बी है। तो इस तरह से आपने शेडिंग नहीं करनी तो रीजन मार्क करके इस तरह से कर सकते हैं। अगर शेडिंग आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, मेरे पास तो 2 कलर पेन थे तो मैंने शेडिंग कर ली, तो आप रीजन मार्क करके कर सकते हैं। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So A is defined as set of element x. A set of element x से बना है, where x is a natural number, but those numbers which are from 1 to 20. तो वो नंबर्स इसमें रखने हैं हमने जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 20 तक। तो मेरी ये रिलेशन, ये मेरा सेट बन गया सबसे 1 से लेके 20 तक। अब यहाँ से हम रिलेशंस डिफाइन कर रहे हैं। मेरी R1 रिलेशन क्या है, R1 रिलेशन है x इज प्राइम एंड x बिलोंग्स टू ए। x यहाँ से चूज़ करना है, सेट ए में से चूज़ करना है, और वो नंबर चूज़ करने हैं जो प्राइम है। तो मैंने यहाँ प्राइम नंबर लिख लिया 2 3 5 7 11 13 17 19 प्राइम नंबर्स आ गए। एक बार मिस्टेक मत करना, 2 3 5 7 प्राइम नंबर पता है आपको, तो ये मैंने सारे प्राइम नंबर अप टू 20 लिख लिए। तो R1 रिलेशनशिप बन गई विच इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। R1 रिलेशनशिप बन गए। R2 रिलेशनशिप है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, ए में से चूज करने मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मेरा 3 6 9 12 15 18, जो लिखा है पढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, तो चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है भाई, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। R1 रिलेशन को लिख लिया हमने विच इज़ प्राइम नंबर्स अप टू 1 to 20। R2 को लिख लिया विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 1 to 20 अप टू 20। इसके बाद मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स लेने हैं, राइट। इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स लेने हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं मेरे, 8 एलिमेंट्स हैं, राइट। NR1 8 है, NR2 6 है। तो मुझे अब लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये करना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लो, ये फॉर्मूला हमारा अभी पहले भी हमने क्वेश्चन में यूज़ किया ना, उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 6 48, तो ये आंसर आ गया। तो अगेन वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू राइट अ रिलेशन, हाउ टू जनरेट अ रिलेशन, हाउ टू राइट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन, और उसके लिए सिर्फ हमें समझना पड़ता है क्या दिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में इतना चैलेंज नहीं था, इजी था, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमने देखने अप टू 1 to 20, अप टू 20 फ्रॉम 1 to 20, और हमें मल्टीपल ऑफ द 3 देखने हैं। तो अगर आपने पढ़ा है टॉपिक ये और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपको फिगर इट आउट कि आपने व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग। मल्टीपल ऑफ 3 आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहे, जो कि इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है। आपको प्राइम नंबर्स का आइडिया नहीं है, वो भी नहीं हो सकता, आपने फंडामेंटल चीज़ें पढ़ी हैं। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर रिलेशन कैसे बिल्ड करना है वो समझ आता है, और आपको फॉर्मूला पता है कि हमने प्रोडक्ट लेना है 2 सेट का, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उन दोनों के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। So we have to find domain of this function. अब डोमेन में बेसिक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो। डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। इफ़ ज़ीरो कम्स इन द डिनोमिनेटर देन नंबर इज़ नॉट डिफाइंड और फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ देखा हमने कि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है, हमने देख लिया x² -x -12 कभी ज़ीरो हो सकता है।
तो 0 हमने इसको फैक्टराइज किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। कैसे करते हैं, दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनका सम -1 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो -12 है। तो बाय इंस्पेक्शन देख लिया आपने। तो यहाँ से एक नंबर मेरा हो गया, एक नंबर हो गया -4 और 3, इनका प्रोडक्ट -4 है और इनका प्रोडक्ट -12 है और इनका सम करेंगे तो -1 है। दो नंबर होगा, ये दो नंबर आपको मिल जाते हैं तो फैक्टर्स बन जाते हैं x-4, मतलब फैक्टर्स ऐसे बन जाते हैं x+a इंटू x+b। जैसे भी आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है, बट दिस इज अ वे वी कैन डू इट इफ वी कम अक्रॉस टू numbers a and b whose product is -12 and whose sum is -1, and once we have these two numbers, these are the factors. This is how we can factorize it. So it is x-4 into x minus 4 into x+3। ये फैक्टर बन गया x-4 इंटू x+3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 4 ऐसा नंबर है और -3 ऐसा नंबर है, ये दो x की वैल्यूज ऐसी हैं जो डिनोमिनेटर को 0 कर रही हैं, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, डिनोमिनेटर को 0 कर रही हैं। सो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेन। यही प्रॉब्लम, बाकी कोई भी नंबर लेके आप उसको यहाँ से इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी x की वैल्यू लेके एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ओनली थिंग इज इफ डिनोमिनेटर बिकम 0 दिस फंक्शन विल फेल। इट इज नॉट अ फंक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। सो वी हैव टू, अदरवाइज डिनोमिनेटर कैन फंक्शन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 4 and -3। तो हमारा x बिलोंग्स टू r हमारी डोमेन है, बट वी हैव टू रिमूव दिस 4 and -3, राइट। 4 and -3 डी आंसर है। इसको अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से प्रॉब्लम है आपको ऐसे करने में, तो इस क्वाड्रेटिक को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स निकाल के कर सकते हैं। जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ से भी रूट्स निकाल सकते हैं, कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने ये माइनस ऑफ a क्या है, इसमें गलती मत करना, a 1 है, b -1 है और c -12 है, a b c कोफिशिएंट्स हैं। माइनस ऑफ -1 मैंने b को रिप्लेस कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac, दिस डिस्क्रिमिनेंट b² मतलब -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू c -12 डिवाइड बाय 2 टाइम्स a इज 1। तो यहाँ से हमारी सेम वैल्यू आएंगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 49, 48 प्लस 149 डिवाइडेड बाय जस्ट अ मिनट, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका यहाँ से 7 हो गया, 1 प्लस 7/2, 1 माइनस 7/2 विल कम आउट टू बी 4, दिस इज कम आउट टू बी -3। तो सेम आंसर है, दिस इज अनदर वे यू कैन डू इट, राइट। Now this is a question which is based on fundamentals of greatest integer function. Now greatest integer function में अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखते हैं, अगर इंटीजर रखते हैं, फॉर एग्जांपल greatest integer of 2 it becomes 2, और in general greatest integer of integer is integer, but if we keep a number which is not an integer, right, for example 1.3, so this greatest integer sign or this function will take out the fractional part and सिंप्लीफाई टू 1। सो बेसिकली अगर मुझे नंबर लाइन से हमें, जिसने अच्छी तरह अभी नहीं पढ़ा है या प्रैक्टिस नहीं हुई है, सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, तो अब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, राइट। दिस मीन्स ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये x से कम है। सो इंटीजर जस्ट ऑन लेफ्ट, ऐसे याद करते हैं, इंटीजर इधर या तो खुद ही इंटीजर हो, ये है, और इंटीजर जस्ट ऑन लेफ्ट जो बिल्कुल पीछे वाला इंटीजर है वो लेना है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन टिल 1.3, जितने भी इंटीजर्स यहाँ इन्वॉल्व हैं उसमें से ग्रेटेस्ट आइडेंटिफाई करना है, और ग्रेटेस्ट वही होगा जो जस्ट ऑन लेफ्ट है। जस्ट पिक द इंटीजर जस्ट ऑन लेफ्ट ऑफ 1.3 एंड दैट इज 1। सेम वे इफ इट इज वी हैव 3.9, सो 3.9 के आगे नहीं जाना, 4 पे नहीं जाना है, पीछे जाना है, छोटे नंबर पे जाना है, छोटे इंटीजर पे जाना है, तो वो 3 हो गया। ऐसे अगर मेरा -0.3 है तो ये ध्यान रखना है इसमें कि पीछे जाना है, ये 0 है, ये आपका -1 है और ये मेरा -0.3 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने का मतलब है पीछे जाना है, तो इट इक्वल टू -1। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ध्यान रखना है, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/10 है, ये तो 0.3 है, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। सेम वे अगर मैं देखूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/10 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.4 है, वो भी 0 हो गया। तो ये
काफ़ी टर्म्स आगे की ज़ीरो बनेगी, लेकिन कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं है, बीच में एक टर्म आएगी, वो आइडेंटिफाई करनी है ऐसे चलते हुए। जब यहाँ पे 10/10 आएगा तो 10/10 इज़ नॉट ज़ीरो, 10/10 इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 एंड दैट इज बिकम्स 1। यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन 1 आ रही है, वो मैं काउंट करना है। ऐसे मैं 11/10 करूँगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 है एंड 1.1 इज़ 1। ये 1 कंट्रीब्यूशन आती रहेगी जब तक हम 19/20 तक नहीं पहुंच जाते। 19/20 की अगली टर्म है 20/20, वो सॉरी 19/10। तो इससे जब तक हम यहाँ नहीं पहुंच जाते तो ये कंट्रीब्यूशन ये बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9 एंड दैट इज अगेन 1। तो ये 1 1 1 सारी कंट्रीब्यूशन आएगी। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? ये 10 टर्म्स हैं, तो यहाँ से 10 कंट्रीब्यूशन आ गई, राइट। 10 से 19, 10 से 19 कितनी टर्म्स हो गई? 10 टर्म्स हो गई। 19 10 से काउंटिंग करनी है, देखो यहाँ 10 है और ये कहाँ तक, ये 10 से शुरू करके कहाँ तक जा रहा है? 19 तक जा रहा है। 10 से 19 तक कितनी टर्म्स हैं? 10 से 19 वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 19 माइनस 10 प्लस 1 भी करना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। यहाँ 10 से स्टार्ट करनी है काउंटिंग, 19 तक काउंटिंग करनी है। डोंट डू लाइक दिस ऑन फिंगर्स, 10 11 12 13 14 नहीं है, तो छोटे नंबर के लिए ठीक है, और नंबर बड़ा होगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो 10 से 19 हमें जाना है, तो 19 माइनस 10 फाइनल माइनस ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 भी करना पड़ता है। तो ये 10 कंट्रीब्यूशन आ गई। अब मैं 20/10 करूँगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 है, 2 आ रहा है। यहाँ से कंट्रीब्यूशन 2 आनी शुरू हो गई। कब तक जाएगी? जब तक कि मेरा 29/10 नहीं आ जाता, और फिर जब 30/10 आएगा तो कंट्रीब्यूशन 3 है, राइट। यहाँ से 3 कंट्रीब्यूशन आ रही है। कब तक? अब लास्ट टर्म 35/10 है, 35 है शायद लास्ट टर्म, लेट मी कंफर्म, 35 है। तो ये जो मेरी टर्म्स आ रही हैं ये सब 3 के इक्वल है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 दैट इज़ 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 यहाँ से शुरू हो रहा है आना, और कितनी बार आएगा? 30 से लेके 35 कितनी टर्म्स हैं? सेम 6 टर्म्स होंगी, 5 नहीं है ये, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 जो भी बताया आपको, ये 6 टर्म्स हैं। हर एक टर्म 3 कंट्रीब्यूट कर रही है, तो 18 कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगी। आई रिपीट, 30 से लेके 35 तक, 30/10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, तो ये 6 टर्म्स हैं और हर टर्म 3 को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो 6 × 3 6 टर्म्स हैं, हर टर्म 3 कंट्रीब्यूट कर रही है, यहाँ से 18 कंट्रीब्यूशन आएगी। सेम वे यहाँ से अब देखो 20 से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं? 20 से शुरू करके 29 तक, अगेन 29 माइनस 20 प्लस 1 कितनी टर्म्स हो गई? आपकी 10 टर्म्स हो गई। ये 10 टर्म्स क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं? 2 कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन 10 × 2 हो गया। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, पहला कंट्रीब्यूशन हमारा 0 था इन सब का कंट्रीब्यूशन, फिर ये 1 कंट्रीब्यूशन था 10 टर्म्स का, 10 × 1, राइट। फिर मेरा कंट्रीब्यूशन 10 टाइम्स 2 था, फिर कंट्रीब्यूशन 6 टाइम्स मेरा 3 था। तो ये आपका 10 + 20 + 18, 10 + 20 + 18, और ये ज़ीरो भी आएगा, इन सब टर्म्स का कंट्रीब्यूशन 0 है। उसकी कुछ सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 48 आंसर है, राइट। तो 48 आंसर था। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए थे, बस स्प्लिटिंग करना ज़रूरी था कि पहले एक सेट ऑफ टर्म्स हैं जो 0 कंट्रीब्यूट कर रही हैं, फिर सेट ऑफ टर्म्स हैं 1 कंट्रीब्यूट कर रही हैं, फिर सेट ऑफ टर्म्स हैं 2 कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एंड फाइनली लास्ट सेट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 3। तो जो स्प्लिटिंग देखनी थी वो इंपॉर्टेंट थी। यहाँ हमने देखा कि 90, यहाँ पे हमने देखा कि ये 9/10 तक सब 0 कंट्रीब्यूट होगा, फिर 10/10 से 1 कंट्रीब्यूट होगा, अप टू 19/10 तक 1 कंट्रीब्यूट होगा, फिर 20/10 से 2 कंट्रीब्यूशन आ रही है, अप टू 29/10, एंड देन बियॉन्ड दैट इट इज़ कंट्रीब्यूशन इज़ 3। Now this is a fundamental question। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो कि एक इंटीजर है, आपने इंटीजर निकाल लिया इसमें से, उसका मैंने इंटीजर का इंटीजर ले लिया। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन, अगर इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रहे हैं तो इंटीजर ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 3 ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0 ही है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 -1 ही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो एक इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है, उसके ऊपर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा। सेम वे अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एक फ्रैक्शन है, उस पर आपने एक और फ्रैक्शन लगा दिया, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन वो सेम रहता है। तो ये दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना था, ग्रेट राइट, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन सेम रहता है। और अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसमें से आपने फ्रैक्शन निकालना है, वो 0 होगा। ये एक इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शन क्या होता है? 0 है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने थे। कोई मैं अगर मैं कह रहा हूँ 3 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या, 3 का 0, उसमें फ्रैक्शन है ही नहीं इसमें। तो इसी लॉजिक से इसको हमें सिंप्लीफाई करना था। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वो 0 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो भी 0 हो गया,
ये भी देख लो आप कि फ्रैक्शनल एक फ्रैक्शन है, उसका इंटीजर निकालना है। फ्रैक्शन में इंटीजर कहाँ होता है, वो ज़ीरो हो गया, तो ये भी ज़ीरो है। यहाँ पे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो गया। यहाँ पे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। सिंप्लीफाई कर लिया, तो चारों टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा है। फर्स्ट टर्म जीरो हो गई क्योंकि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शन ले रहे हैं, जीरो है। फिर हम फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, वो भी जीरो हो गया। यहाँ हमने इंटीजर का इंटीजर लिया है, वो सेम ही रहेगा। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन लिया है, वो सेम रहेगा, इक्वल टू वन। और ये सम क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स इक्वल टू वन आ गया सिंप्लीफाई करके। तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ था, बट बिल्कुल फंडामेंटल बेस था कि तो बाकी बाय डेफिनेशन है एक्स क्या हो, एक्स के दो पार्ट होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो लास्ट में इन दोनों का सम तो एक्स ही आ गया, तो एक्स इक्वल टू वन सेटिस्फाई करेगा इसको, एक्स इक्वल टू वन आंसर आ गया। सो इन दिस केस दिस वाज कुछ कंफ्यूजिंग लग सकता है वाला क्वेश्चन कुछ लोगों को। यहाँ बात करनी है मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी एंड डी, एंड देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस, ये करना है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का, कि अगर ये ए है, सेट ए है ए बी सी डी, सेट बी है बी सी ई। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपने कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस भी बी लेना है, तो उसमें कौन से एलिमेंट जाएंगे हमें। अगर मैं वेन डायग्राम पे दिखाऊँ आपको, ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में इन दोनों का यूनियन करना होता है। ये इसका ये मेरा सेट क्या है, ए में से बी को माइनस कर दिया, डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए माइनस बी डिफरेंस है, इसको यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ। ये वो है जिसमें ओनली ए के एलिमेंट्स हैं, ओनली ए हैं, इसको यूनियन करना है, ये खाली ओनली बी है। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो हम, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगती है तो एक एक करके लिख लो आप, कि मैं ए माइनस बी लिख लिया, मेरा क्या आ रहा है, ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स हैं जो ए में है और बी में नहीं है। तो बी नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज दोनों के अंदर है, सी नहीं आएगा क्योंकि दोनों के अंदर है। तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं है, वो है ए और डी। ऐसे ही सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस बी माइनस ए में क्या आएंगे, बी माइनस में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में है, ए में नहीं है। अगेन बी और सी हट गया, खाली ई रह गया, राइट। तो ये एलिमेंट्स हैं, राइट। ये अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो ये वेन डायग्राम था, समझने के लिए, जिसको आता है उसने जल्दी कर लेगा। ये कॉमन एलिमेंट्स है बी और सी, यहाँ पे ए और डी है और यहाँ पे ई है। तो मुझे ये एलिमेंट्स लेने हैं जो खाली ए में है, बी में नहीं है, ये वाला पार्ट लेना है मुझे, ए और डी। और मुझे ये पार्ट लेना है ई। इन दोनों, ये दो मैंने निकालनी है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस मेरा ये है, ए माइनस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ये हो गया। इन दोनों को मिला दो, इनका यूनियन कर दो, ए डी ई। तो ये ए माइनस ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। सेम लॉजिक से मैं सी और डी का सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहा हूँ। इस बार हम वेन डायग्राम यूज़ करते हैं सी और डी का सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। सी में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए सी डी ई, इसमें से कॉमन है सी डी, राइट। सी और डी कॉमन है, ए बी कॉमन है, ए सी डी कॉमन है, ए सी डी यहाँ आ गया, कॉमन है सी और डी के साथ। और क्या बचा, ए सी डी यहाँ चला गया, तो ई बचा यहाँ पे। यहाँ पे ए सी डी चला गया तो क्या बी और एफ बचे, राइट। बी और एफ चेक कर लिया, बी और एफ नहीं है इसके अंदर। तो ये मेरा, अब मेरे को सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है, सी सिमेट्रिक डिफरेंस विद डी। तो वो मुझे कंबाइन करने हैं जो सी में, खाली सी में है, और ये यहाँ जो सी माइनस डी में है जो कि ई है, और मेरा डी माइनस सी में है दो एलिमेंट बी और एफ। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया बी ई एफ। और मुझे इन दोनों का भी सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है सी सिमेट्रिक डिफरेंस डी से। तो इन दोनों सेट में वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कॉमन नहीं है, राइट। इनका ये करना है जो खाली इसमें है और इसमें है। तो मैंने लेना शुरू किया, ए लिया, ए कॉमन नहीं, कॉमन इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ ई कॉमन आ रहा है, दैट्स ऑल। तो ए और डी आ गया यहाँ से, जो कॉमन नहीं है इसके साथ, और यहाँ से आ गया बी और एफ, राइट। तो वेन डायग्राम बना के भी देख सकते थे कि दो सेट हैं, कॉमन एलिमेंट है, नो अगर नंबर ऐसे नहीं देखना तो वन डायग्राम से देख लो आप। कॉमन एलिमेंट खाली ई है, बाकी यहाँ पे है ए और डी, और यहाँ पे है मेरा बी और एफ। तो ये हमें लेना है और ये लेना है, ये दोनों लेना है। ये मेरा सेट था
ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का सेट है, ये सी सिमेट्रिक डिफरेंस डी का सेट है, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है। तो ए और डी और बी और एफ 4 एलिमेंट आ गए यहाँ से। तो डेफिनेशन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? वो एलिमेंट्स हैं जो या तो खाली ए में हैं या फिर खाली बी में, उनको यूनियन कर दो। या तो डिफरेंस ए माइनस बी में है, डिफरेंस बी माइनस में है, उनको कंबाइन कर लो, यूनियन कर दो। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था क्योंकि 3 बार सिमेट्रिक डिफरेंस लेना था 2 सेट्स का। तो ए बी, ए डी बी एफ। Now in this question there is a rectangle OA BC, कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, एक ऑरिजिन है, फिर मेरा A है 4,0, B मेरा 4,8 है। प्लॉट कर लिए, नो हाउ टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स, फिर ये 0,8 है। तो ये रेक्टेंगल बन गया। अब नाउ देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इनसाइड दिस रेक्टेंगल। तो यहाँ से हमने क्या करा है, क्वेश्चन में ये गिवन है इफ सेट ए इज डिफाइंड एज, एक सेट बनाया है हमने, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये एलिमेंट्स नहीं गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है कि सेट बनाना इन ऑर्डर पेयर से, जो डिफाइंड एज इक्वल टू साइन मिसिंग था, इसमें इक्वल टू आएगा। तो उसमें एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, दोज पॉइंट्स लाइज इनसाइड द रेक्टेंगल ओ ए बी सी वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, वाई इज नेचुरल नंबर। तो जो दोनों कंपोनेंट हैं, जो पॉइंट्स ढूंढने रेक्टेंगल के अंदर, उसके दोनों कंपोनेंट नेचुरल नंबर हैं। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि अगर मैं, ये मेरा 1 है, राइट, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ये 1 वाली, तो और यहाँ मेरा 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट आते हैं जो रेक्टेंगल के अंदर हैं, जिसके दोनों कंपोनेंट नेचुरल नंबर हैं। इस पॉइंट को लिखूँ तो इसको मैं यहाँ ये लिख रहे हैं, तो 1,1 है, दोनों नेचुरल नंबर है, एक्स वाई कॉम्पोनेंट। ये 1,2,1 है ये, और ये 3,1 है। तो इस लाइन पे जो 1 लाइन बनाई है, 3 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जिनमें दोनों कंपोनेंट नेचुरल नंबर है। एलिमेंट तो ये मत लेना है, क्योंकि ट्राइंगल की ये नहीं आएगा, क्योंकि हमें रेक्टेंगल के अंदर चाहिए। ऐसे ये पॉइंट भी नहीं आएगा, रेक्टेंगल के अंदर चाहिए। रेक्टेंगल के अंदर इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं जिनके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेचुरल नंबर हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 1, 3 है। सेम वे मैंने एक लाइन बनाई यहाँ से 2, इस लाइन पे भी 3 पॉइंट हैं। देखो ये 3 पॉइंट आएंगे जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो वाई कोऑर्डिनेट 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट 2 है। 3 पॉइंट यहाँ आ रहे हैं। तो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे 3 पॉइंट आएंगे रेक्टेंगल के अंदर। तो लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी मेरी 7, जिसमें ये पॉइंट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 7, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 7, ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 7। ये 3 पॉइंट है यहाँ पे, देखो ये 3 पॉइंट है। वाई कोऑर्डिनेट 7, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 7, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 7, एक्स कोऑर्डिनेट 3। तो मेरे यहाँ पे 3 आएंगे। तो मेरा ये मेरी ये लाइन, यहाँ पे मैंने y इक्वल टू 1 लिया था, या y इक्वल टू 2 लिया, अब टू y इक्वल टू 7 लेना है मुझे, जो मेरे लास्ट 7,1, 7,2, 7,3 आएंगे। तो ये मेरे, अगर हम देखेंगे, सारा लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया कि 3 पॉइंट्स के 7 सेट आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स के 7 सेट आ रहे हैं, ये भी 3 गोज अप टू 7 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया, 7 इंटू 3, 21 पॉइंट्स हैं जो आपके रेक्टेंगल के अंदर होंगे, राइट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर along the horizontal lines, and every horizontal line we have 3 points with x and y natural numbers, and we have 7 horizontal lines from y equal to 1 to y equal to 7। तो किस तरह से भी देख सकते हैं, वर्टिकल लाइन के हिसाब से देख लो कि आपने देखा ये मैंने 1 वाली वर्टिकल लाइन बनाई, तो इस वर्टिकल लाइन पे 7 पॉइंट्स हैं मेरे। कैसे, ये पॉइंट आएगा मेरा 1, ये पॉइंट आ गया मेरा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7। तो इसको ऊपर कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ आएंगे, x2 है तो 2,1, 2,2, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 4, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 5, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 6, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 7। तो यहाँ 7 पॉइंट्स, यहाँ 7 पॉइंट्स, और सेम वे यहाँ 7 पॉइंट्स आएंगे। 21 हो गया, 7 इंटू 3 21। कैसे, हॉरिजॉन्टली भी काउंट कर सकते हैं, वर्टिकली भी काउंट कर सकते हैं। तो whatever easy way you can decide to find this. And then we have the last question of the quiz, where we have to find the range of this function. The range means the values fx can take, values y can take,
राइट, यहाँ ये y जो है मेरा एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये क्या वैल्यूज पोजेस कर सकता है। तो सबसे पहले हमें डोमेन भी देखनी पड़ेगी इसके अंदर। डोमेन में देखा हमने कि x नॉट इक्वल टू 2 है बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट जीरो, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स x नॉट इक्वल टू -2। तो ये दोनों पॉइंट डोमेन में नहीं आ सकते, मैं ध्यान रखा है, सॉरी, x नॉट इक्वल या x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू -2, ये दो पॉइंट हमें डोमेन में से हटाने हैं। तो उसके बाद मेरा जो फंक्शन बनता है वो ये बन रहा है, इसको मैंने फैक्टराइज किया, x -2 इंटू एक्स प्लस 2, फैक्टर्स ऑफ इसके फैक्टर यहाँ से बना लिए और ये x प्लस 1 बचा, और डिनोमिनेटर मेरा है x -2 इंटू एक्स प्लस 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई कैंसिल दिस विद दिस एंड दिस विद दिस। तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई होकर लाइन बन गया x प्लस 1, अब स्ट्रेट लाइन बन गया x प्लस 1। इस स्ट्रेट लाइन की अगर आपने पढ़ा है तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो हम 2 पॉइंट लेके प्लॉट कर लेते हैं, दो वैल्यू, 2 ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। x को मैंने 0 लिया तो y 1 आ रहा है, x को मैंने 1 लिया तो y 2 आ रहा है, 2 पॉइंट ले लिए, x 0 तो y 1, x 1 तो y 2, और ज्वाइन कर लिया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी रेंज तो y बिलोंग्स टू r होती है, y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई भी x डालेंगे, y है क्या, एक स्टेप आगे है x से। So y can possess any value. Can y possess 100? Yes, when x is 99. Can y possess 1000? Yes, when x is 999. Can y possess 10,000? Yes, when x is 9999 4 times. So y can possess any value. y belongs to r. But except ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन था मेरा, ओरिजिनल फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन x प्लस 1 नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन ये है मेरा, और ओरिजिनल फंक्शन कह रहा है कि मुझे -2 और 2 नहीं डाल सकते। तो -2 यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो x की यहाँ जो -2 वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू -2 पे अगर मैं इस टेबल में ड्रॉ करें तो x इक्वल टू ग्राफ पे ड्रॉ करो, x -2 पे जो 3 वैल्यू आ रही है वो फंक्शन नहीं लेगा, ऐसे x 2 पे 3 वैल्यू आ रही है और -2 पे -1 वैल्यू आ रही है, ये दोनों पॉइंट नहीं आएंगे ग्राफ के ऊपर जो मैंने सर्कल किए हैं। ये टेबल की फॉर्म में x2 नहीं हो सकता तो y3 नहीं हो सकता, x -2 नहीं हो सकता तो y आपका -1 नहीं हो सकता। ये मतलब है ये दोनों पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा, दोनों y वैल्यूज को हटाना पड़ेगा और 3 और -1 में, क्योंकि जब x2 नहीं हो सकता तो y3 कैसे होगा, x -2 नहीं हो सकता तो y -1 कैसे होगा। वी कैन नॉट प्लग इन 2 एंड -2 इन दिस फंक्शन, सो y कैन नॉट बी 3, y कैन नॉट बी -1। तो ये दो पॉइंट हटा के मेरी रेंज में बाकी सारे पॉइंट आ गए, एक हमें -1 और 3 दो पॉइंट हटाने, दिस इज द रेंज -1 to 3, -1 एंड 3 ये हटाना है। तो एक बार समझ लिया आपने कि रेंज आपने पहले सिंप्लीफाई करा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके जो मेरा x -2 x प्लस 2 था कैंसिल हो गया। तो कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, उनको भी कॉन्सेप्ट अपने ढंग से पढ़ा नहीं है, या आपने पढ़ा होगा तो आप उसको मिस कर गए, ये कैंसिल हो गया, आपने कहा फंक्शन x प्लस 1 बन गया है, और ये इसकी रेंज y बिलोंग्स टू r होती है। स्ट्रेट लाइन कैन टेक ऑन unless it is horizontal or vertical, straight line can take all real values, y belongs to r। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जब आपने यहाँ पे देखा था जो मेरा fx फंक्शन था वो फंक्शन नॉट डिफाइंड है x इक्वल टू 2 और -2 पे, ये दो x ये दो वैल्यू ले नहीं सकता। अगर x ये दो वैल्यू लेगा नहीं तो यहाँ मैं कैसे प्लग इन करूँगा 2 और -2, तो 2 प्लग इन करके जो 3 आंसर आता है और जो -2 प्लग इन करके -1 आंसर आता है, तो y ये वैल्यू पोजेस नहीं कर सकता, y -1 नहीं हो सकता बिकॉज x -2 नहीं हो सकता, y3 नहीं हो सकता बिकॉज x2 नहीं हो सकता। तो वो दो पॉइंट को जो y की वैल्यूज हैं मैं रेंज में से हटाना पड़ेगा, हमने उनको रेंज में से हटा दिया, -1 और 3 को, राइट। सो दिस इज अवर द डिस्कशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो आई होप दो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फंडामेंटल, बट अगर आपने अभी टॉपिक पढ़ा होगा और आप 11th में गए हैं अभी, तो टॉपिक भी आपने अभी पढ़ा होगा, तो आपके हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हो। तो क्वेश्चन हमारी जो क्विजेज हैं वी आर डूइंग इट वीकली, तो जो VMC के स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू डेफिनेटली अटेम्प्ट दीज क्विजेज एंड दे हैव टू मेक श्योर कि दे अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इफ़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दे हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो। अगर वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आता था, वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बट इट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने उनको समझाया वीडियो में, सोल्यूशन नहीं दिए, क्योंकि समझाने से बात एक बार कॉन्सेप्ट की बात हो जाती है जो एक बार रिटर्न सोल्यूशन में नहीं हो पाती है। सो यू हैव टू मेक श्योर योर फंडामेंटल शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच।